नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि दिन खत्म हो गया, हम थक कर चूर हैं, लेकिन जब कोई पूछे कि आज किया क्या, तो हमारे पास कोई ठोस जवाब नहीं होता। हम बिजी तो थे, पर प्रोडक्टिव थे या नहीं, ये पता नहीं चलता। और ये आज की दुनिया का शायद सबसे बड़ा जाल है। व्यस्त दिखना, व्यस्त महसूस करना, लेकिन असल में एक ही जगह पर घूमते रहना। सही बात है। हमारे पास आज जो कहानी है वो डेविड नाम के एक ऐसे व्यक्ति की है जो इसी कॉर्पोरेट चक्रव्यूह में फंसा हुआ था, और हम उसके जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस चक्रव्यूह से बाहर निकलने का नक्शा क्या है। चलिए, तो फिर डेविड की दुनिया में चलते हैं। उसकी सुबह 9 बजे होती थी, वो भी बड़ी मुश्किल से, क्योंकि रात देर तक फोन पर स्क्रोलिंग। हाँ, फोन पर स्क्रोलिंग जो चलती थी। नाश्ता करने का तो मतलब ही नहीं बनता था, बस किसी तरह भागकर 10 बजे ऑफिस पहुंचना होता था। और ऑफिस पहुंचते ही वो एक कह सकते हैं रिएक्टिव मोड में चला जाता था। रिएक्टिव मोड मतलब ईमेल का जवाब देना, अचानक आई मीटिंग में बैठना, किसी का फोन उठाना, ऐसा लगता था जैसे उसके दिन की बागडोर उसके हाथ में थी ही नहीं। अच्छा। वो दिन को चला नहीं रहा था, दिन उसे चला रहा था। बिल्कुल। शाम 6 बजे तक उसकी पूरी एनर्जी खत्म। घर आकर परिवार, दोस्त, खाना पीना, और रात के 11 बज जाते थे। और फिर शुरू होता था उसका तथाकथित मी टाइम, जैसे हम असल में डिजिटल नंबिंग कह सकते हैं। अंतहीन स्क्रोलिंग, ये देखने के लिए कि दूसरे क्या कर रहे हैं, और ये सोचते सोचते सो जाना कि मेरी जिंदगी में कुछ क्यों नहीं बदल रहा। ये तो बहुत रिलेटेबल है। ये एक क्लासिक बिजी होने का धोखा है। एक्टिविटी बहुत है, पर अचीवमेंट लगभग शून्य। तो इस रूटीन में बदलाव की पहली दस्तक तब हुई। ये भी बड़ा दिलचस्प है। उसके एक कजिन ने बताया कि वो अपनी नौकरी छोड़ रहा है। वजह, नौकरी के साथ साथ उसने जो छोटा सा साइड बिजनेस शुरू किया था, वो अब इतना चल पड़ा था कि उसे पूरी तरह से उसी पे फोकस करना था। और मुझे लगता है कि जब हम किसी अपने को सफल होते देखते हैं तो हमारे अंदर दो तरह की भावनाएं आती हैं। हाँ। या तो जलन और शक, या फिर जिज्ञासा। एक आवाज कहती है अरे इसकी तो किस्मत अच्छी है, और दूसरी आवाज पूछती है इसने ऐसा क्या किया जो मैं नहीं कर रहा हूं। डेविड के साथ भी बिल्कुल यही हुआ। उसका पहला रिएक्शन तो शक का ही था। उसे लगा कि उसका कजिन बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन उसके कजिन ने दी इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव नाम की एक किताब का जिक्र किया और कहा कि इसी किताब ने उसे अपना समय सही से इस्तेमाल करना सिखाया। और यहीं पर वो कहते हैं ना, मोड़ आता है। डेविड की जिज्ञासा ने शक को हरा दिया। सही। वो शक उसे घर पर बिठाए रखता, लेकिन जिज्ञासा उसे उस किताब की दुकान तक ले गई। कभी कभी बदलाव के लिए बस ऐसे ही एक बाहरी ट्रिगर की जरूरत होती है। उस बुक शॉप में उसकी मुलाकात एक बहुत ही दिलचस्प इंसान से होती है, जिसका नाम था डॉक्टर बुक। डेविड ने उनसे वो किताब मांगी तो डॉक्टर बुक ने उसे एक अजीब सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव का मतलब सीईओ या बड़ा मैनेजर होना नहीं है। ये बहुत गहरी बात है। हम एग्जीक्यूटिव शब्द को पद से जोड़ते हैं, लेकिन उनका कहना था कि अगर आपके पास अपने समय पर थोड़ा भी कंट्रोल है, हाँ। और अपने काम को चुनने की थोड़ी भी आजादी है, तो आप एक एग्जीक्यूटिव हैं। सवाल ये नहीं है कि आप एग्जीक्यूटिव हैं या नहीं। सवाल ये है कि आप इफेक्टिव यानी असरदार हैं या नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर बुक ने किताब देने के लिए एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, पहले तुम्हें ये मानना होगा कि इफेक्टिवनेस कोई पैदाइशी टैलेंट नहीं है। ये एक अनुशासन है, एक आदत है जिसे सीखा जा सकता है। मुझे लगता है ये बात बहुत से लोगों को उम्मीद दे सकती है। बिल्कुल। हम अक्सर सफल लोगों को देखकर सोचते हैं कि वो सुपर ह्यूमन हैं, उनके पास कोई जादुई शक्ति है। लेकिन ये कहानी बताती है कि इफेक्टिवनेस एक स्किल है। जैसे साइकिल चलाना। हाँ, जैसे साइकिल चलाना या तैरना, इसे कोई भी प्रैक्टिस से सीख सकता है। ये इंटेलिजेंस या हार्डवर्क से भी ज्यादा अनुशासन और सही प्रैक्टिस का खेल है। इसके बाद डॉक्टर बुक ने उससे एक ऐसा सवाल पूछा जिसने डेविड को हिलाकर रख दिया। अच्छा। उन्होंने पूछा, मान लो आज से 30 साल बाद तुम बहुत अमीर हो, तुम्हारे पास सब कुछ है। तब एक जिन तुम्हारे पास आए और कहे कि मैं तुम्हारी सारी दौलत ले लूंगा और बदले में तुम्हें 30 साल पीछे आज के दिन में वापस भेज दूंगा। क्या तुम ये सौदा करोगे? वाह, ये तो सोचने पर मजबूर कर देने वाला सवाल है। डेविड ने तुरंत कहा, हाँ बिल्कुल करूंगा। डॉक्टर बुक मुस्कुराए और बोले, कोई भी समझदार इंसान यही करेगा। सही बात है। क्योंकि पैसा तो फिर कमाया जा सकता है, पर बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। तुम आज उसी कीमती समय पर बैठे हो जिसे तुम भविष्य में अपनी पूरी दौलत देकर भी वापस खरीदना चाहोगे। और इस एक सवाल ने समय की कीमत को एक बिल्कुल नए नजरिए से दिखा दिया।
ये सिर्फ एक गुजरती हुई चीज नहीं है, ये हमारी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना है। इसी समझ के साथ डॉक्टर बुक ने उसे पहला टास्क दिया। कोई प्लानिंग नहीं, कोई बड़ा लक्ष्य नहीं, बस एक सिंपल सा काम, टाइम लॉगिंग। अच्छा, सिर्फ लिखना कि क्या किया? हाँ, अगले 7 दिनों तक उसे हर घंटे बस ये लिखना था कि उसने क्या किया। सुबह 7 से 8, 8 से 9, पूरे दिन का कच्चा चिट्ठा। सुनने में ही कितना मुश्किल और बोरिंग लग रहा है। बोरिंग जरूर लगता है, लेकिन इसका दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ता है। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि हमारी याददाश्त हमें धोखा देती है। हमें लगता है हमारा दिन बहुत प्रोडक्टिव था, पर जब हम असल में लिखते हैं तो सच्चाई सामने आती है। वो 25 मिनट जो इंस्टाग्राम पर गए, वो 40 मिनट जो बेकार की बातों में गए, सब कुछ साफ साफ दिखने लगता है। एक आईना देखने जैसा। बिल्कुल, ये एक आईना देखने जैसा है, और बिना सच्चाई का सामना किए कोई बदलाव शुरू नहीं हो सकता। और जब डेविड ने अपना टाइम लॉग देखा तो उसके होश उड़ गए। उसे एक पैटर्न साफ साफ दिखा। क्या? दिन में उसे कभी भी बिना किसी रुकावट के 1-1.5 घंटा भी नहीं मिलता था। हर थोड़ी देर में कोई ईमेल, कोई मैसेज, कोई मीटिंग। उसे एहसास हुआ कि उसका पूरा दिन टुकड़ों में बटा हुआ था। और उसे एक और चीज दिखी होगी, एक ऐसा समय जब ये रुकावटें नहीं थीं। हाँ, सुबह का समय, जब दुनिया सो रही होती है, तब का समय ही एकमात्र अनकंटैमिनेटेड यानी शुद्ध समय था, जब उसे कोई डिस्टर्ब नहीं करता था। वो समय पूरी तरह से उसका अपना था। इसी को डीप वर्क का समय कहते हैं। वो समय जब आप बिना भटके किसी एक काम पर फोकस कर सकते हैं। डेविड को अपना खजाना मिल गया था, बस उसे इस्तेमाल करना सीखना था। ये जानने के बाद डॉक्टर बुक ने उसे अगला सबक दिया। उन्होंने कहा, सिर्फ जल्दी उठना काफी नहीं है, तुम्हें सिर्फ एक्टिविटी पर नहीं, कंट्रीब्यूशन यानी योगदान पर फोकस करना होगा। ये बात मुझे थोड़ी समझ नहीं आई। एक्टिविटी और कंट्रीब्यूशन में क्या फर्क है? बहुत बड़ा फर्क है। इसे समझने के लिए उन्होंने 3 मजदूरों की कहानी सुनाई थी। हाँ, वो कहानी बहुत दिलचस्प है। एक आदमी 3 मजदूरों के पास गया जो ईंटें लगा रहे थे। उसने पहले से पूछा, तुम क्या कर रहे हो? पहले ने गुस्से में जवाब दिया, दिख नहीं रहा, ईंटें लगा रहा हूँ। ये हुई एक्टिविटी, बस एक काम, बिना किसी बड़े मकसद के। फिर वो दूसरे के पास गया और वही सवाल पूछा। दूसरे ने थोड़ा शांत होकर कहा, मैं एक दीवार बना रहा हूँ। ये थोड़ा बेहतर है। उसे पता है कि उसकी एक्टिविटी का नतीजा क्या होगा, एक दीवार। लेकिन जब वो तीसरे मजदूर के पास गया तो वो मुस्कुरा रहा था और गुनगुना रहा था। जब उससे पूछा गया कि तुम क्या कर रहे हो, तो उसने ऊपर देखकर कहा, मैं भगवान का घर बना रहा हूँ, जहाँ लोग आकर शांति और सुकून पाएंगे। और ये है कंट्रीब्यूशन। उसका काम सिर्फ ईंट लगाना नहीं है, उसका एक मकसद है, एक क्यों है। तीसरा मजदूर थकेगा नहीं, वो काम चोरी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका काम एक बड़े मकसद का हिस्सा है। मतलब क्यों की ताकत। बिल्कुल, यही क्यों की ताकत है। तो डेविड को सुबह उठने के लिए अलार्म से ज्यादा मजबूत एक वजह चाहिए थी। उसे सिर्फ ये नहीं सोचना था कि मुझे बिजनेस करना है, बल्कि ये सोचना था कि वो हेल्थ इंडस्ट्री में लोगों की मदद करके क्या योगदान देगा। बिल्कुल, जब आपका क्यों मजबूत होता है तो कैसे अपने आप आसान हो जाता है। सुबह की नींद पर आपका मकसद भारी पड़ने लगता है। मकसद तो मिल गया, पर अब सवाल था कि इसे अमल में कैसे लाया जाए। इसके लिए डॉक्टर बुक ने उसे 3 प्रैक्टिकल नियम बताए। पहला, सही काम को प्राथमिकता देना, और इसके लिए उन्होंने 2 लिस्ट बनाने को कहा, जो शायद किसी भी इंसान के लिए सबसे मुश्किल काम है। नई चीजें शुरू करना आसान होता है, पुरानी चीजें छोड़ना मुश्किल। पहली लिस्ट थी स्टॉप डूइंग लिस्ट, यानी वो काम जो आप करते तो हैं पर उनसे कोई वैल्यू नहीं मिलती। जैसे कि ऐसी मीटिंग्स में बैठना जहां आपका कोई इनपुट ही नहीं है, या उन ईमेल्स का जवाब देना जो सिर्फ जानकारी के लिए भेजे गए हैं। ये सुनने में बहुत क्रांतिकारी लगता है, लेकिन कॉर्पोरेट दुनिया में ये सबसे मुश्किल कामों में से एक है। सही बात है। आप अपने मैनेजर को कैसे कहेंगे कि मैं इस मीटिंग में नहीं आऊंगा क्योंकि ये मेरी स्टॉप डूइंग लिस्ट पर है? इसके लिए हिम्मत और डिप्लोमेसी दोनों चाहिए। हाँ, ये तो है। ये सिर्फ लिस्ट बनाने की बात नहीं है, बल्कि उसे लागू करने की हिम्मत जुटाने की भी है। दूसरी लिस्ट थी ऑफलोड लिस्ट। मतलब वो काम जो आपके अलावा कोई और भी कर सकता है, उन्हें डेलीगेट करना, यानी किसी और को सौंपना। ये असल में अपने फोकस को तेज करने जैसा है। अपनी ऊर्जा उन कामों पर लगाना जो सिर्फ आप ही कर सकते हैं और जिनसे सबसे ज्यादा असर पड़ता है। कम काम करके ज्यादा परिणाम पाना। बिल्कुल। ज्यादातर लोग और काम जोड़ने की सोचते हैं, जबकि असरदार लोग पहले ये सोचते हैं कि क्या काम हटाना है। और अब आता है आखिरी और सबसे जरूरी नियम, एक नॉन नेगोशिएबल यानी अटल निर्णय लेना। डॉक्टर बुक ने कहा,
रोज सुबह उठकर ये तय करने की बजाय कि उठूं या नहीं, 6 बजे उठूं या 7 बजे, एक ही बार में एक पक्का निर्णय लो कि मैं रोज सुबह 7 बजे उठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना ही मनोवैज्ञानिक रूप से शक्तिशाली है। असल में ये विल पावर का खेल नहीं है, ये डिसीजन फटीग यानी निर्णय लेने की थकान को हटाने का खेल है। डिसीजन फटीग, हाँ, मतलब रोज रोज ये सोचने की थकान कि उठूं या नहीं। बिल्कुल। हमारा दिमाग सुबह सबसे ज्यादा लड़ाई लड़ता है। स्नूज बटन दबाना है या नहीं, ये रोज की एक छोटी सी जंग है जिसमें ज्यादातर लोग हार जाते हैं। सही बात है। एक बार में ये अटल फैसला करके आप उस रोज की लड़ाई को ही खत्म कर देते हैं। दिमाग को पता है कि कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, बहस करने का कोई फायदा नहीं। ये एक बड़ा अटल निर्णय आपको रोज की 100 छोटी छोटी लड़ाइयों से बचाता है। डेविड ने सलाह को गांठ बांध लिया। उसने तय किया कि वो रोज सुबह 7 बजे उठेगा। शुरुआती हफ्ते बहुत बहुत मुश्किल थे होंगे। रात में देर से सोने की आदत थी तो सुबह नींद पूरी नहीं होती थी। पहले दिन तो उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। और ज्यादातर लोग यहीं पर हार मान लेते हैं। वो 2-4 दिन कोशिश करते हैं, नतीजा नहीं दिखता और वो वापस अपनी पुरानी रूटीन पर चले जाते हैं। वो भूल जाते हैं कि आदतें बनाने में समय लगता है। ये उस मेसी मिडल जैसा है जहां ना आप पुराने आप रहते हैं न नए बन पाते हैं। यहीं पर टिके रहना सबसे जरूरी है। डेविड टिका रहा और उसने महसूस किया कि उस एक मुश्किल हफ्ते में जब उसे लग रहा था कि वो कुछ नहीं कर पा रहा है, तब भी उसने अपने बिजनेस पर उतना काम कर लिया था जितना पिछले कई महीनों में नहीं किया था। वाह। उसने कुछ आर्टिकल्स लिख लिए थे। अगले हफ्ते तक उसने अपना लैंडिंग पेज बना लिया। तीसरे हफ्ते में ईमेल लिस्ट तैयार कर ली। यहाँ से कंपाउंड इफेक्ट यानी चक्रवृद्धि प्रभाव की शुरुआत होती है। रोज किए गए छोटे छोटे सही काम शायद उस दिन बहुत बड़े न लगें, लेकिन समय के साथ मिलकर वो एक बहुत बड़ा नतीजा देते हैं। जैसे रोज एक ईंट रखने से एक दिन महल खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। सफलता एक दिन का चमत्कार नहीं, वो रोज की सही आदतों का जमा हुआ परिणाम होती है। धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। सुबह 7 बजे उठना उसका एक सेकंड नेचर बन गया, जैसे ब्रश करना। और फिर 1 साल गुजर गया। 1 साल बाद वो डॉक्टर बुक से मिलने गया, लेकिन इस बार वो एक थका हुआ कंफ्यूज्ड कॉर्पोरेट कर्मचारी नहीं था। वो एक बदला हुआ इंसान था। पूरी तरह से। वो अपनी नौकरी छोड़ चुका था। उसके पास 1000 कस्टमर्स का एक बेस था जो उसके बनाए हुए प्रोटीन बार्स हर महीने खरीदते थे। क्या बात है। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक आत्मविश्वास था। वो एक कॉर्पोरेट मजदूर से एक इफेक्टिव एग्जीक्यूटिव बन चुका था। ये उस पूरी साइकिल का नतीजा था जो हमने डिस्कस की। टाइम लॉगिंग से उसे सच्चाई का आईना दिखा, कंट्रीब्यूशन की सोच से उसे एक मजबूत क्यों मिला, और नॉन नेगोशिएबल निर्णय से उसे वो अनुशासन मिला। हाँ, जिससे वो रोज एक्शन ले सका। ये तीनों चीजें जब एक साथ मिलती हैं तो ऐसा बदलाव मुमकिन हो पाता है। तो ये कहानी थी व्यस्तता के उस जाल से निकल के एक उद्देश्यपूर्ण, असरदार जीवन जीने की। डेविड की यात्रा हमें दिखाती है कि सही मार्गदर्शन और अनुशासन से कोई भी अपनी जिंदगी को बदल सकता है। उसने एक बाहरी कमेंट से शुरुआत की थी, ये सोचते हुए कि जॉब के साथ बिजनेस करना असंभव है, और 1 साल बाद वो खुद उस स्थिति में था जहां लोग उसे देखकर शायद यही सोच रहे होंगे कि ये कैसे कर लेता है। इस कहानी में डेविड को एक डॉक्टर बुक मिल गए, एक गुरु मिल गए जिन्होंने उसे रास्ता दिखाया। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या हम अपने लिए खुद डॉक्टर बुक बन सकते हैं? क्या हम खुद अपने समय को लॉक करके उस कड़वी सच्चाई का सामना करने की हिम्मत रखते हैं? शायद बदलाव का पहला कदम किसी गुरु को खोजना नहीं, बल्कि अपने समय का ऑडिट करके खुद की आदतों को समझना है। आज वो एक कौन सा नॉन नेगोशिएबल निर्णय हो सकता है जो किसी की जिंदगी की दिशा को हमेशा के लिए बदल दे।